असल नाज़रीन इकराम, आज हमारे सदारती इलेक्शन भी हो गए जी, और जैसा कि तवक्को थी कि आसिफ जरदारी ही को सदर मुंतखब होना था, वो मुंतखब हो गए। अब एक लगता यह है कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, इन दोनों को मिलकर इस मुल्क का बोझ उठाना पड़ेगा। बोझ मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त जो हमारी सियासत की हालत है, जो मईशत की हालत है, इस वो तमाम मुल्क पे वाजे है। हर एक जानता है कि हम कितने मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, और इससे निकलने के लिए किसी एक पार्टी की नहीं, बड़ी पार्टियों की जरूरत है। ये दो वो पार्टियां थी जो इस मुल्क पर बारी बारी हुकूमत किया करती थी। लोग कहते थे बारियां देते हैं, लेकिन इन्होंने तय कर दिया था मिसाक जमहूरियत के जरिए कि हम किसी गैर सियासी तरीके के साथ एक दूसरे को नहीं गिराएंगे। शुरू के दिनों में ये करते रहे थे। जोनाथन का जहाज खड़ा था बाहिरा रूम की मौजों में, खड़ा गोले खाता रहा कोई 8 महीने 9 महीने। वो जहाज वो था जिसमें स्क्रैप लगा हुआ था, जो इत्तेफाक फाउंड्री पर नवाज शरीफ की उस पर आना था। पंजाब में उनकी हुकूमत थी, लेकिन ये है कि बेनजीर की हुकूमत मरकज में थी, वो आने नहीं दे रही थी जहाज को, लैंड बंदरगाह पे आने नहीं दे रही थी। उसके बाद आए तो बोगी नहीं मिल रही थी। ये इस तरह की छोटी छोटी बातें थी, बच्चों की तरह लड़ते थे। लेकिन बाद में इनको ख्याल आया कि इससे हमारा हमारा कोई फायदा होता है, ना मुल्क का फायदा होता है, ना जमहूरियत का फायदा होता है। इन्होंने मिलकर एक तरह का एक मिसाक कर दिया कि हम आपस में गैर सियासी अनासर को दखल अंदाज नहीं होने देंगे। लोग ये कहते हैं, मुझे तो पता नहीं, लोग ये कहते हैं कि जब ये फैसला हो गया कि दो बड़ी कुव्वतें, सियासी कुव्वतें एक जबान हो गई हैं, और वो अब किसी गैर सियासी कुव्वत को दखल अंदाज नहीं होने देंगी, उन लोगों को जिनको हम कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनके खास तौर पर उनसे मुफाहमत नहीं करेंगी। तो एक सूरत पैदा हुई कि चलो एक तीसरा ऑप्शन पैदा किया जाए। और ये जो तीसरा ऑप्शन पैदा किया गया, और वो इसीलिए पैदा किया, दुनिया में जहां जमहूरियत मजबूत है वहां आप देखते हैं कि तीन तीन पार्टियां भी हुआ करती हैं, लेकिन ताकत दो पार्टियों के दरमियान होती है। ये अमेरिका में भी देख लीजिए, बरतानिया भी देख लीजिए, दुनिया में जहां भी देख लीजिए। और जहां ये दो पार्टियां नहीं हुआ करती, दो पार्टी निजाम नहीं हुआ करता, लोग फख्र से कहा करते थे कि पाकिस्तान में भी अब दो जमाती निजाम पैदा हो गया है। जहां ये दो जमाती निजाम नहीं हुआ करता, वहां कम से कम इल्हाक ऐसे हुआ करते हैं कि दो ग्रुप जो है वो आपस में एक तरह की साधन की सूरत हाल में होते हैं। साधन वो नहीं जिसको हम डिवाइड कहते हैं, बाइपोलराइजेशन तो हो सकती है, लेकिन साधन एक डिवाइड की तरह, तकसीम की तरह नहीं। जिस तरह ट्रंप के जमाने में जिसे हम कल्ट कहते हैं, अमेरिका में पैदा हो गया था, और उससे बड़े मसाइल पैदा हुए थे। इस सूरत हाल के बावजूद भी जब एक तीसरा ग्रुप पैदा हुआ, तो ये सोच करके ये शायद थर्ड ऑप्शन होगा, वो थर्ड ऑप्शन नहीं बना, बल्कि एक ऐसी कुव्वत बन गया जो इन दो कुव्वतों को एक तरह से डाउन करने के मुतरादिफ था। जो छोटी मोटी कुव्वतें और थी, मौलाना फजल रहमान की और बलूचिस्तान की बहुत सी कुव्वतें, कॉम्प्रेस सिंध की जमातें जमातें, वो सारी की सारी जो थी, वो एक तरह से सोच रही थी कि इन दो कुव्वतों के साथ हमें को एग्जिस्ट करना पड़ेगा और जमहूरियत की गाड़ी को आगे लेकर बढ़ना पड़ेगा। उन सब कुव्वतों ने भी पर नकारना शुरू कर दिए, और इस तीसरी कुव्वत ने आके पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल दिया। अब ये सूरत हाल ये है, वो तीसरी कुव्वत मौजूद है, लेकिन वो अपोजिशन कहलाती है। उस अपोजिशन के बारे में ये है कि वो उनका लीडर जेल में है, और बाहर सूरत हाल ये है कि वो किसी किस्म के इत्तेहाद और ताउन के लिए तैयार नहीं है। कहा जाता है कि जिसको एस्टेब्लिशमेंट मुख्तसरा लेकर आई थी, अब वो उन्हीं को आंखें दिखा रही है, और वो किसी सूरत में भी मुफाहमत की पॉलिसी पर गामजन नहीं है। मुकामी मुक्तदा हो या बैनुल अक़वामी मुक्तदा, मैं हमेशा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल किया करता हूँ, या वो हो। अब वो किसी के बस में नहीं, वो सबके साथ एक तरह की लड़ाई करना चाहती है। वो कहते हैं ये तब अच्छी है तब जब हमें हुकूमत बनाए। ऐसी सूरत में ये दो पार्टियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, मुल्क की मैशियत को भी आगे लाना। लोग पूछते हैं क्या ये उन तीसरी कुव्वत को राम करने में कामयाब हो जाएंगे कि वो जमहूर अमल में दाखिल हो जाए और जमहूरियत की गाड़ी बेहतर तौर पर आगे बढ़ती जाए। कुछ लोग ये पूछते हैं, कुछ जो लोग ये पूछते हैं कि लोग ये अपनी कारकर्दगी के जरिए उस तीसरी कुव्वत को बेमानी बना देंगे, लोगों को यकीन दिला देंगे इससे क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं। क्योंकि जब ये कुव्वतें पैदा होती हैं, तो जब तक वो रेलेवेंट नहीं हो जाया करती, मुल्क का बहुत नुकसान किया करती हैं। ऐसा भी हुआ है, जर्मन का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि मुल्क पर जब ऐसी कुव्वत का खात्मा हुआ, तो ना सिर्फ ये कि वो खत्म हुई, बल्कि ये कि खुद जर्मन जो था
उस पर 4 मुल्कों की फौजें बैठी हुई थी। पहले तो बड़ा तर्रा था, बड़ा तमतनाक था, लगता था कि पूरी दुनिया पर जर्मन छा गए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन बाद में ये ख्याल हुआ कि ये सूरत पैदा हुआ करती है, और ख़ास तौर पर ये हुकूमत जो है ये लोअर मिडिल क्लास से उभरती है, ये गरीब तबके से नहीं उभरती। जिस तरह मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी उठी थी, उनको फख्र था कि हम सोशलिज्म को लेकर आए हैं, गरीब की आवाज़ लेकर आए हैं। किस हद तक दुरुस्त था, किस हद तक गलत था, वहाँ क्या खामियां थी, क्या खूबियां थी, ये बहस नहीं है। लेकिन वो जमात जो थी वो निचले तबके से उठी थी। ये जमात जो है ये लोअर मिडिल क्लास से उठी है, व्हाइट कॉलर क्लास से उठी है। व्हाइट कॉलर क्लास की जमात जो है वो हमारे साथ कई मसाइल पैदा करती है। तारीख इस बात की गवाह है कि उन मसाइल में कुछ ऐसे अनासर हुआ करते हैं, मैं उससे फस्तायत तो नहीं कहता, लेकिन ये कहता कि उसमें एक तरह की सख्ती, तलखी और एक तरह का जबर तो नहीं, लेकिन एक जबरी मजाज जो है वो उनके अंदर पाया जाता है। अब ये सारी बहसें जो है हमारे सामने हैं, IMF के साथ हमने मुज़ाकरात करने हैं, परवाह नहीं हुआ करती कि मुल्क रहता है कि नहीं रहता, लेकिन एक ऐसी कौम परस्ती का नारा लग जाता है जिसके साथ आगे बढ़ना पड़ता है और चलना पड़ता है कि वो एक अजीब ही नक्शा जो है वो दिखाई देता है। इस सूरत हाल से हम दो चार हैं, जरदारी के सदर बनने से और शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से अब क्या नक्शा बनता है, क्या सूरत हाल बनती है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि हमारा मुल्क के हालात क्या है। हमारे साथ स्टूडियो में सलमान आबद साहब मौजूद हैं, हमारे साथ हफीजुल्लाह न्याई साहब बहुत दिनों के बाद हमारे साथ शामिल होंगे और उनकी बात सुनेंगे। सना मिर्जा साहब हैं और उनके साथ ही नवीद चौधरी साहब, एक बहुत ही अच्छा पैनल हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वक्फा। जी नाज़रीन किराम, मैं आज मौजू का तारुफ आपसे करा चुका हूँ कि सदर का इंतखाब हो चुका है, जमहूरियत की गाड़ी और आगे जरा बढ़ चुकी है, लेकिन आने वाली मंजिलें क्या है, कैसी सूरत हाल है, क्या नक्शा बन सकता है, क्या हो सकता है, ये सारा नक्शा है जिस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। एक तरफ तो ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इकट्ठी हैं, और दूसरी तरफ जिन्होंने बसा के जमहूरियत किया हुआ था एक जमाने में, और जो लोग कहते थे वो कमका कर लिया गोया, और एक थर्ड ऑप्शन पैदा किया गया था या पैदा हो गया था कुछ कह लीजिएगा, और उस थर्ड ऑप्शन के आने की वजह से सियासत बिल्कुल एक नई सूरत हाल से दो चार हुई थी। अब ये उस सूरत हाल को कैसे निपटते हैं या उस सूरत हाल से कैसे गुजरते हैं, ये देखने की बात है। तारफ में अपने पार्टिसिपेंट का भी आपसे करा चुका हूँ। हमारे साथ हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सना मिर्जा साहबा, नवीद चौधरी साहब और सलमान आबद साहब तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान आबद साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ, आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, गुफ्तगू सारी मेरी आपने सुनी होगी, और क्या आप क्या कहते हैं, अब क्या नक्शा नजर आता है आपको आगे बढ़ने का? ये सारा जो मैंने नक्शा आपको खींचा है खौफनाक शक्ल बनाकर, आपको क्या लगता है? देखिए मीर साहब, अब इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी, MQM और PMLN के हाथ में है, और इसी तरीके से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में इस वक्त PMLN की हुकूमत है, और KPK में PTI की हुकूमत है। तो अब इक्तदार की अगर शेयरिंग देखें वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर, तो सबसे बड़ी शेयरिंग जो है वो इस वक्त मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के पास मौजूद है। अब आपके सामने वो चैलेंजेस सारे मौजूद हैं जो आपने कहा है, इकोनॉमी का चैलेंज है, पॉलिटिक्स का चैलेंज है, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, रीजनल पॉलिटिक्स के इश्यूज हैं। अब इस हुकूमती इत्तेहाद को आगे बढ़ना चाहिए, और इन सारे चैलेंजेस से निपटने के लिए जो मौसर इकदाम दरकार हैं वो ये करें। अगरचे इनको अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो तो हर दौर में एक अपोजिशन का सामना हर हुकूमत को करना पड़ता है, लेकिन अब जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत के कंधों पर है और इस हुकूमती इत्तेहाद के कंधों पर है। अब ये नहीं हो सकता कि जरदारी साहब कहें कि जनाब 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जी मैं तो सूरत हाल का जिम्मेदार नहीं हूं, ये सारी जिम्मेदारी PMLN के ऊपर है। अब आप इक्तदार के अंदर हिस्सेदार हैं, तो जितनी जिम्मेदारी PMLN के ऊपर है उतनी ही जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर भी आयद होती है और MQM पर भी आयद होती है। अब खास तौर पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में कहा, वो मईशत का है। इस मईशत से बाहर निकलने का कोई रास्ता, ये जो बुरहान है, इससे रास्ता इनको दिखाना पड़ेगा। अब कहा जा रहा है कि एक नए इकोनॉमिक जो मिनिस्टर हैं वो आने वाले हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को लेकर चल सकेंगे। IMF से जो माहिदा होना है, उस माहिदे की रोशनी में फिर जो नतीजा निकलेगा और जो दबाव आएगा पाकिस्तान के अंदर, वो भी वफाकी हुकूमत को देखना है।
تو میرا مطلب ہے کہ اب گیند تو بنیادی طور پہ حکومت کی کورٹ میں ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ بھی اگر چلنا ہے تو پھر آپ کو کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوگا، تو تبھی یہ معاملہ آگے چل سکے گا۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب یہ ذمہ داری دے دی جائے جی صاحب کا پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ کیا۔ اب آپ ہیں، آپ کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، آپ کے پاس ایک واضح مینڈیٹ ہے، اس کے مطابق اب آپ ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں تاکہ بحران ختم ہو۔ لیکن اگر ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم دے گی، پارلیمنٹ کے اندر بھی دے گی، پارلیمنٹ سے باہر بھی دے گی، اور پھر ایک بحران بھی پیدا ہوگا۔ تو یہ گیند اب ان کی حکومت کی کورٹ میں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حفیظ اللہ نیاز صاحب بھی شامل ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ۔ جی نیاز صاحب السلام علیکم۔ صورتحال میں پہلے ایک بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ یہ دو جماعتیں تو وہ ہیں جو پاور میں آئی ہیں جنہوں نے میثاق جمہوریت کیا ہوا تھا، لوگ کہتے تھے کہ مکھ مکا کیا ہوا تھا۔ ایک تھرڈ آپشن پیدا کیا گیا جو ان کو کانفرنٹ کر رہا تھا، وہ موجود ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے دنیا بھر میں جو طریقے ہوا کرتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کوئی ریکنسیلیشن کر پائیں گے، یا ان کے ساتھ کنفرنٹ کرتے ہوئے بھی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر معاملے کو آگے لے کے چلیں؟ کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو؟ بہت بہت شکریہ میر صاحب۔ دیکھیں میر صاحب، بڑی پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ کوئی انہونی نہیں ہو رہی۔ کم از کم پچھلے 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو سیٹ اپ وجود میں آیا ہے اس کا بخوبی اندازہ تھا، اور اسی کے بارے میں پہلے دن سے کیا سرائیاں تھیں، پھر معاہدے بھی ہو گئے اور وہ نافذ بھی ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ جو ہے ذہن نشین کر لے کہ میثاق جمہوریت جو ہوا تھا لندن میں، اس میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے، ٹھیک ہے، اور یہ ساری سوائے ایم کیو ایم کے اور کاف لیگ کے ساری پارٹیاں اس میثاق جمہوریت میں شامل تھی، اور انہوں نے وہ میثاق جمہوریت، یہ ٹھیک ہے کہ بعد میں ڈرافٹ جو ہے 3-4 دن بعد شہید رحمان صاحبہ نے اور احسن اقبال صاحب نے فائنل کیا، تو اس وقت پھر سائن اس پہ بے نظیر صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے ہوئے تھے۔ اچھا، دوسری بات یہ جی کہ یہ ایک فکرہ مجھے بڑا یاد آتا ہے، اور یہ لگ بھگ مارچ یا اپریل کے اندر زرداری صاحب نے اسٹیلیشن کو للکارا تھا اور کہا تھا کہ جی آپ لوگ جو ہے ایک ٹینیور پورا کر کے 3 سال کے لیے آگے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں تھے اور ہم یہاں ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا جو جس کو کہنا چاہیے کہ حقیقت کہ جو زرداری صاحب نے جس کا ایک بتایا تھا، یہ بات جو ہے وہ زیادہ کنفرم ہو کے یا زیادہ ایک طاقت کے ساتھ اس سامنے آئی ہے، اور زرداری صاحب کو داد دینی پڑے گی کہ وہ واقعی یہاں موجود ہیں، لیکن جو اس وقت کے لوگ تھے وہ شاید ہمارے میں موجود نہیں ہیں یا سسٹم سے بہت دور جا چکے ہیں۔ باقی میر صاحب یہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ زرداری صاحب جو ہے اس سسٹم میں یا ساری پچھلے جو 7-8 سال کے یا جو بھی خصوصاً جب سے پی ڈی ایم بنی ہے، اور اس میں وہ سب سے زیادہ مضبوط بن کے آئے ہیں۔ انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن 8 فروری کا اپنی شرائط پہ لڑا ہے، اور بے شمار جو پچھلے اس سے پہلے 3-4 مہینے کی جو سیاست کی ہے اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ آئے ہیں، اس میں زرداری صاحب نے بڑے خوبصورتی سے اپنے کارڈز کھیلے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا جی کہ سندھ بھی ان کے ہاتھ سے لیا جا رہا ہے، اور نواز شریف صاحب کو نہ صرف وزیر اعظم کی حیثیت سے سوچا جا رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے، تو وہاں پہ ان کو چاروں صوبے بھی لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب کے اوپر نچھاور کر دیے جائیں گے۔ اور ایک صورت یہ بھی تھی کہ جی تحریک انصاف کا شاید جو ہے وہ بالکل الیکشن کے اندر نظر نہیں آئے گی، اور جو باقی جو بچے گا وہ سارا نواز شریف صاحب کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو زرداری صاحب نے نہ صرف یہ کہ ان سے سندھ جو ہے پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے لیا، نیشنل اسمبلی میں ظاہر ہے کہ 11-12 زیادہ سیٹس لے کے دوبارہ واپس آئے، اور بلوچستان بھی ان سے لے لیا، کہ ہر ایک کا خیال تھا کہ سرفراز بگٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این میں جائیں گے، اور جس دن انہوں نے سینٹ کی سیٹ چھوڑ کے پیپلز پارٹی جوائن کیا، وزارت چھوڑ کے پیپلز پارٹی جوائن کی، تو اسی شام ہی میرا تبصرہ تھا کہ یہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کے طور پہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب یہ کہ آگے کیا چلے گا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو کرائسس ہے، جو مشکلات ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہیں، وہ پھنس گئے ہیں۔ ٹھیک ہے،
नवाज शरीफ के साथ तो जो कुछ होना था हो गया, वो तो उनकी सियासत को बड़ा ज़ोक पहुंचा, लेकिन उनके बारे में तो हमेशा मैं कहता हूँ कि उन लोगों ने उड़ते उड़ती को बगल में लिया। साल 1.5 साल बाद मेरा अपना ख्याल ये है कि मुझे कोई ज्यादा अचंभे की बात नहीं लगेगी कि पीपल्स पार्टी असेंबली के अंदर जो मौजूद है वो हो सकता है कि तरीके साहब से पीके भी बढ़ाए। दूसरा ये कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, जो कि एस्टैब्लिशमेंट की बोली बोला करते थे, सारी जिंदगी में एस्टैब्लिशमेंट की बोली बोली है, और अब वो जो है अपने, चाहे वो मीडिया में थे चाहे वो सियासत में थे, और इमरान खान की रिहाई का कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं। तो मेरे बड़ी अजीबो गरीब किस्म की एक सूरत हाल है। इमरान खान साहब में अलबत्ता बस 2 बातें ऐड कर दूं क्योंकि मेरा ख्याल है कि उससे नामुकम्मल हो जाएगी। इमरान खान साहब ने गौहर साहब को पार्टी दे के और ऐसे लोगों को पार्टी के टिकट दे के जो कि एस्टैब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है या उनके लिए आसूदगी है, उन्होंने और निजाम का हिस्सा बन के वो बेसिकली इस निजाम के अंदर उसी तरह मौजूद है जिस तरीके से मुस्लिम यून मौजूद है या पीपल्स पार्टी मौजूद है या बाकी जमातें मौजूद हैं। तो अब देखें कि अब ये इसके बाद कौन क्या खेल खेलता है। आने वाले दिन जो है उसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे, कई चीजें प्लान होंगी और कई चीजें फिर उन प्लानिंग के बरखिलाफ उनको अपनी प्लान तब्दील भी करने पड़ेंगे। ठीक बात। ये राम मिर्जा साहब आपसे मैं पूछता हूँ, अब हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने बहुत तफसील के साथ एक पॉइंट ऑफ व्यू को बयान किया है जो उनको नजर आता है, और मैं हमेशा उन्हें माहिर इमरानियात कहता हूँ, इस लिहाज से उन्हें बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आप क्या कहते हो, आपके अंदाजे के मुताबिक हम कहाँ खड़े हैं? बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए मेरा ख्याल है न्याज़ी साहब की बातों से वैसे तो हम सभी मुत्तफिक होते हैं, लेकिन उनकी एक बात जो मुझे वाकई इस पूरी कन्वर्सेशन में सबसे बेहतर लगी वो ये कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इलेक्शंस में बज़ाहिर सबसे ज्यादा विनिंग पोजीशन पर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शंस के पहले भी और इलेक्शंस के बाद भी असेंबली फॉर्मेशन से लेके ओहदों की बंदरबांट में हर चीज में मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन अंदाज में अपने कार्ड खेले। देखिए अगर हम ये चीज देखें कि जिस तरह पीडीएम की 16 माह की हुकूमत थी उसमें जो मुश्किल तरीन फैसले थे वो नून लीग के खाते में गए, लेकिन अगर हुकूमत की मराहत की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यकीनन फैसिलिटेशन हासिल की। इस मरतबा भी वही हो रहा है, ओहदों पर वो मौजूद नहीं है लेकिन वो हुकूमत का भी हिस्सा है, लेकिन दूसरी ही सांस में वो ये भी कह देते हैं कि हम तो अपोजिशन के साथ भी खड़े हैं, हम तो हुकूमती ओहदे लेना ही नहीं चाहते, लेकिन उसी के साथ अगले कदम के ऊपर वो चेयरमैन सेनेट भी डिमांड करते हैं, सदारती कुर्सी भी डिमांड करते हैं, गवर्नर्स की भी बात करते हैं, वजीर आला की भी बात करते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले ये समझ आ गया था कि वजारत उज़्मा के पास तक वो नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन उससे पहले जितना नंबर गेम है और जितनी सहूलियात है आई थिंक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवेल की है। और ये बात दुरुस्त है कि अगर तो ये गवर्नमेंट 5 साल रहती है या जितना भी टेन्योर अपना ये पूरा करने की कोशिश करती है, उसमें जो मुश्किल फैसले होंगे उनका मलबा मुस्लिम लीग नून के कंधों पर जाएगा। और पिछले टेन्योर की तरह जो कि पीडीएम का रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्टेंस पर रहेगी और मुश्किल फैसले से। ये अलग बात है कि वो जो सबको तसल्ली जरूर दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम ये गवर्नमेंट चलाने की भरपूर कोशिश करेंगे, मुल्क के मफाद में सोचेंगे, लेकिन हमें ये भी मानना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से पॉलिटिकली थोड़ी सी ज्यादा सीनियर है और वो ज्यादा बेहतर पॉलिटिक्स कर रही है। उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की है कि वो सूबे में अपनी प्रेजेंस कायम रखे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में इलेक्शन से पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि जी सियासत में कोई सियासी कैदी नहीं होना चाहिए, इलेक्शन का मजा नहीं है, इलेक्शन में बानी चेयरमैन को भी जेलों से बाहर आना चाहिए, उनको भी इलेक्शन कंटेस्ट करने देना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इस पार्लियामेंट में सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी अहम तरीन लेजिस्लेशन में रुकावट बनने की कोशिश करेगी, जो कि होना है, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झुकाव किस तरफ होगा? क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, बहुत सी ऐसी कानून साजियां आएंगी जो कि लाई जाएंगी, हुकूमत की अपनी नहीं होंगी। ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, ये अपना वजन किसके पलड़े में डालते हैं ये देखना होगा। अगर तो एक ही सांस में सब लब्बैक कहेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, सब एक ही हुकूमत का हिस्सा है, भले ऑपोजिशन बेंचेस और हुकूमती बेंचेस पर बैठे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इम्तिहान आई थिंक मुस्लिम लीग नून का होगा। जी ठीक जी, नवीद चौधरी साहब ये सारी बात आपके सामने आई है और इसमें जो मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ, कहती है कि आसिफ जरदारी ने बहुत गेन किया है और नवाज शरीफ ने लूज किया है। कुछ लोग ये कहते हैं नवाज शरीफ ने कोई लूज नहीं की है, उसने अपने भाई को वजीर आजम बनवा दिया है, बेटी को जो बहुत पुराना ख्वाब होता है बिलावल को अभी तक नहीं बनवा सके आसिफ जरदारी,
वजीर आजम, लेकिन उन्होंने बेटी को वजीर आला बनवा दिया है, और उसके साथ अपने सारे मुकदमात अपने भी, अपने भाई के भी, बेटी के भी, बल्कि आप बेटों के भी खत्म होने वाले हैं, ये सब खत्म कर लिए हैं। तो क्या हम कहें सचमुच वो लूजर है, या पीछे बैठ के सारी डोर वही लाएंगे? जहां मुक्तदा की क्या हैसियत है इसमें से, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बनती है। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें चीजों को उनके रियल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि हुआ क्या है। सूरत हाल इस तरह से रही कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो ये बात हर सू फैल गई कि वजीर आजम यही होंगे, चौथे मरतबा वजीर आजम बनेंगे, जुबान से आम पर। और उसके बाद हमने देखा कि हालात में कुछ टर्न आना शुरू हुआ। काफी अर्सा पहले, इलेक्शन से कुछ तकरीबन समझे कि 1.5-2 महीने पहले, फैसल बाड़ा साहब जो एस्टेब्लिशमेंट के गैर तर्जुमान है इस वक्त, उन्होंने चैनल पर बैठकर निजी चैनल पे कहा कि अलविदा नवाज शरीफ। तो चैनल ने अपना प्रोग्राम रोक के, जिसे हम कहते हैं अपनी साफ्ती जुबान में, मीडिया की जुबान में, फटे मारना शुरू कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज, अलविदा नवाज शरीफ। फिर हमने देखा कि बिलावल साहब अचानक उठे और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कबूल नहीं है, इनको वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। हमने कहा शायद सियासी बयान है। फिर हमने देखा खुर्शीद साहब भी यही बात कर रहे हैं। उससे लगा कि नहीं, ये कोई गेम जो है, जो एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि फोकस नहीं थी, पीटीआई का तजर्बा बहुत ही उनके लिए इरिटेटिंग साबित हुआ और अभी तक साबित हो रहा है। उसके असरात उनके घरों तक पहुंच गए और उनके दायरे में पहुंच गए, अभी तक मौजूद जुडिशरी में। तो वो मुख्तलिफ फैसले करते रहे कि किस स्टेज पे क्या करना है। जब एक प्लान उन्होंने हतमी बनाया तो उसमें पता लगा कि नवाज शरीफ साहब आउट है। तो नवाज शरीफ साहब ने, मैं समझता हूँ कि जब देखा कि मैं तो आउट हो गया हूँ, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को आप अल्लाह बना दें, मैं ऐसा इस हवाले से देखें तो वो जो नोटी का कातिल कर रहा था या जो तौसीफ था, उस हवाले से नवाज शरीफ लूजर है। अगर हम जमीनी के हवाले से देखें तो उनके घर से उनका भाई, जिसके मुताबिक ये कहा गया था कि अगर 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जीती तो शहबाज शरीफ हो गए। ये उस वक्त इनका पार्टी का प्लान भी था और इसको ये कहते थे कि जुबान से आम भी करें कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो वो उस वक्त में देखें तो शहबाज शरीफ अब 2024 में बन गए हैं, बरीन को सबसे बड़ा सुबह मिल गया है। इम्तिहान इनका इसलिए बाकी है कि पार्टी हो गई है शटर मुकम्मल, इन्होंने कोई तोजह नहीं दी, बिल्कुल पार्टी को इन्होंने फार कर दिया, उसकी तंजीम पर, लोगों से राब्तों पर, अवाम से राब्तों पर, सारे विंग्स इनके नकारा हो चुके हुए हैं। तो उसको ये कैसे बहाल करेंगे, ये अपनी जगह इम्तिहान है। इसलिए नवाज शरीफ को आप ये कहेंगे कि वो लूजर भी है और फाते भी है वक्त वक्त। अगर मैं कहूँ ये दोनों ही चीजें हैं तो ये बात दुरुस्त होगी। लेकिन अगर हामियों के बारे में भी हैं और बातें भी हैं, ठीक बात आपने कही है। मैं आपसे दोबारा आऊंगा और बहुत से सवाल आपसे करने वाले हैं कि अब आगे हुकूमत चलती कैसी नजर आती है, क्या फैसला सिर्फ कारकर्दगी पे होगा या इसमें भी मुक्तदरा अपना खेल खेलेगी, या कोई और तीसरी सियासी जमात जो है, ये थर्ड ऑप्शन जिसको मैंने कहा था पीटीआई की शक्ल में मौजूद है, उसका रोल कोई इंपॉर्टेंट बन जाएगा। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी और मैंने खुलासा भी बयान कर दिया कि देखना यह है कि मुक्तदरा का रोल क्या होता है और वो क्या इंपॉर्टेंट रोल इख्तियार करती है, और ये जमातों की कारकर्दगी देखकर आइंदा फैसला होगा जमातें इन रहती हैं या आउट होती हैं, या इसमें कुछ और चीजें भी इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। क्या चीजें होंगी, इस बात पर गौर करना चाहिए। सलमान आबद साहब क्या कहेंगे? आप ही ने आगाज किया था, आप या नया रास्ता दिखाएं हमें। देखिए मीर साहब, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि अगर ये निज़ाम चलेगा, हुकूमत चलेगी, सिस्टम चलेगा, तो इसमें कलीदी किरदार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के सहारे ये सारा सियासी निज़ाम तरतीब दिया गया है। हम सबको पता है कि कैसे इंतखाबात हुए हैं, कैसे नताइज बने हैं और कैसे हुकूमत साजी हुई है और कैसे हुकूमत के अंदर जो है अहम ओहदे जो है उनकी तकसीम हुई है। तो इसमें तो अब आपने देखा वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी बन गई है, और वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है जिसमें हुकूमत से ज्यादा किसी और का भी हिस्सा है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, यानी एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादी मिलकर किस तरह से इन चैलेंजेस को डील करते हैं जो इस वक्त फेस कर रही है पाकिस्तान की रियासत। तो इसलिए एक तरफ हुकूमत का खुद से चैलेंजेस को डील करना, दूसरे नंबर पे एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात का होना, और तीसरे नंबर पे अपोजिशन को कैसे निपटा जाएगा, कैसे डील किया जाएगा। ये तीन चैलेंजेस हैं जो इस वक्त हुकूमत के सामने मौजूद हैं। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो भी हुकूमत आती है उस वक्त हुकूमत का और एस्टैब्लिशमेंट का पेज सेम होता है।
اور آہستہ آہستہ اس سیم پیج کے اندر دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. اس میں کبھی 1.5 سال لگ جاتا ہے, کبھی 2 سال لگ جاتے ہیں, کبھی 3 سال لگ جاتے ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور موجودہ حکومت کے تعلقات کار کتنے آگے چلتے ہیں, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ زیادہ تابعدار ہیں عمران خان کے مقابلے میں, نواز شریف صاحب کے مقابلے میں, اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سارے معاملات کو لے کے چلیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ان تمام معاملات کو کیسے لے کے چلتے ہیں. اور جو بات ثنا مرزا نے بھی کی ہے اور میں نے بھی اس سے پہلے اٹھائی تھی کہ خود پیپلز پارٹی کتنا بوجھ اٹھائے گی اس حکومت کا, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی نے بوجھ نہیں اٹھانا اور اپنے آپ کو صرف بینیفٹ کی حد تک رکھنا ہے, رسپانسبلٹیز شیئر نہیں کرنی ہے, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ حکومت کے اپنے اندر بھی تعلقات پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے درمیان دراڑ دیکھنے کو ملے گی. تو یہ گیم بنیادی طور پر اس وقت حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ حکومت کیسے چیزوں کو لیڈ کرتی ہے. ٹھیک بات. جی نیازی صاحب, آپ نے پوری گفتگو سنی. اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ لڑائی صرف یہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی اور ان دو جماعتوں کی لڑائی ہو, بلکہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی نظر آتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکمران یہ گروہ جو یہ کیسے چلتا ہے, اور یہاں پی ٹی آئی کیسے انڈرسٹینڈنگ کرتی ہے, ان کو تو انڈرسٹینڈنگ کرتی نظر نہیں آتی مجھے. آپ کیا کہتے ہیں؟ صاحب کوئی جو ہے راکٹ سائنس سچائی نہیں ہے چیزوں کو اندازہ لگانے سے. جب 2018 میں عمران خان کو انسٹال کیا گیا تھا تو ہر ایک کو پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول 2013-2018 سے ڈبل ہوگا. جب 2010 میں عمران خان کو ہٹایا گیا, ہر ایک کو پتا تھا کہ اس سے اگلا رول اس سے بھی ڈبل ہوگا. اور 8 فروری کے الیکشن سے پہلے میرے تو کالم بھرے پڑے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ رول پچھلے رول سے دگنا ہو جائے گا, اور اگلا جو نظام آئے گا اس میں اس سے بھی زیادہ اس سے بھی دگنا ہو جائے گا, چاہے اس کے عمران خان ہیڈ کرے یا زرداری صاحب عمران خان مل کے کرے. دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے یہ اس طرح کی چیزوں سے جو بیگش شیگش ان کی سیاست خراب نہیں ہوتی. جب پی ڈی ایم بنی تھی اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ جو جب حکومت بنی تھی پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی کی جو بھی, تو میں اس وقت بھی لکھا تھا کہ اس میں صرف اور صرف نواز شریف ہی ہے کہ جن کی سیاست کو, یا مسلم نون ہے جن کی سیاست کو ذوق پہنچے گا. پیپلز پارٹی کی سیاست کو اس نے چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے اس کو ذوق نہیں پہنچنا, کیونکہ ان کی سیاست سندھ کے اندر اس کی محتاج نہیں ہے کہ آپ نے پاکستان میں کیا پرفارم کیا یا کیا نہیں کیا. دوسرا ان کا وہاں نیریٹو اور ہے. ہاں وہ آیا, اس سے پھیلنی تھی تو پھیلتی تو وہ ظاہر ہے کہ مسلم نون نے زیادہ کریڈٹ لینا تھا, پیپلز پارٹی کو نہ ملتا. لیکن پیپلز پارٹی شاید چاہتی بھی نہیں کہ وہ پھیلے, کیونکہ ان کو اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو جس کو زرداری صاحب جو ہے 2013 میں تو شاید وہ اتنی عمر نہیں ہوگی, لیکن 2018 میں بخوب آرام سے سندھ کے وزیر اعلیٰ بنا سکتے تھے, ایک لمحے نہیں سوچا. پھر ان کو زرداری صاحب سے زیادہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ لاہور میں ان کی اگر ضمانت ضبط نہ ہوئی بلاول صاحب کی تو یہ ان کو بونس ہے. ساری کیمپین پنجاب سے چلائی کیونکہ وہ بلاول صاحب کے لیے انہوں نے کبھی بھی سندھ نہیں پسند فرمایا. اگر وہاں اونچ نیچ ہوتی ہے تو کیمل علی شاہ پہ پہلے کوئی تباہ زمائی ہوتی تھی, یا اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب پہ ہوتی رہی ہے. تو زرداری صاحب نے اس طرح نہیں کیا جیسے مریم نواز صاحبہ کو جھونک دیا گیا پنجاب کے اندر کہ جہاں پہ وہ دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہا دے تو وہ ان کی سیاست کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جس طریقے سے گلزار صاحب کی جو کمال کی سیاست نے یا کمال کی حکومت عمران خان صاحب کو کچھ نہیں بگاڑا, کیونکہ یہ سارے سیاست پولیٹیکل ڈائنمکس اور ہوتے ہیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی کو ہر دو صورتوں میں فائدے میں ہے, چاہے اس حکومت کے ساتھ رہے یا اگلے سٹیپ پہ جائے, کیونکہ وہ ایک بڑی مضبوط اس میں ہے. اس نے سندھ کارڈ بھی بڑی خوبصورتی سے کھیلا ہے الیکشن سے پہلے, اور اس کا اعلان نہیں کیا. جو یہ کہتے تھے کہ ہم واحد صوبے کے جو یہ کارڈ نہیں کھیل رہا, باقی ہر جگہ پہ فوج کو ریزسٹنس تھی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مسلم نون کی سیاست ہے اس کا تو مجھے مستقبل بہت ہی مخدوش نظر آتا ہے. وہ تو کچھ دن سے ہو گیا تھا جب وہ 10 اپریل کو حکومت بنائی تھی. ٹھیک بات. جی ثنا مرزا صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ حفیظ اللہ نائک صاحب نے تو وہی بات جو آپ بھی کر رہی ہیں اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر کے آپ کیا کہیں گی؟
देखिए सर, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि हालात शायद उस हद तक जा सकेंगे कि जहां पर डी स्टेबिलिटी अपने उरूज पर जाए। उसकी वजह यह है कि हम इस वक्त किस पोजीशन में, ये हमें समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, अगर हमारा आईएमएफ से एग्रीमेंट नहीं होता है, जिसके लिए जाहिर सी बात है आईएमएफ भी वेट कर रहा है, हुकूमत भी वेट कर रही है। कहाँ हम 3-4 अरब डॉलर की बात करते थे, कहाँ हम अब बात करेंगे कि हम 8 अरब डॉलर तक का कर्जा लेंगे। यानी कि कर्ज की तो हमें आदत है, लेकिन अब हम दुगना तिगना कर्जा लेंगे क्योंकि हमने हुकूमती उमूर चलाने हैं। पंजाब में हम देखते हैं कि हमारे पास जो वज़ीर आला साहिबा है वो ये कहती है कि मैं अगले 3 महीनों में 20 अलग मंसूबे शुरू करूंगी। मेरा उनसे अदना से सवाल यह है कि क्या इसके लिए आपकी जेब में पैसे हैं? वफाक की अगर बात करें तो वही बात करें कि जो 3 महीने में आपने आवाम को रिलीफ देना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें प्रैक्टिकली आवाम को ये बताना पड़ेगा कि ना हमारी जेब में पैसे हैं, ना हमारे हाथ में रोटी है, हमें इस पर पेट पे पत्थर बांधने पड़ेंगे। मैं ये सिर्फ अर्ज करूंगी कि खुदारा हमें अपने अखराजात कम करने चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हुकूमत से लेकर आवाम तक, आवाम तो खैर बहुत पहले समझ चुके हैं, लेकिन हुकूमत भी ये समझे, सूबाई हुकूमतें भी ये समझे कि शाहाना अखराजात को खत्म करके सिर्फ जो जरूरी आपके उमूर है उनको चलाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। सिर्फ इस साल में आपको कितने अरबों डॉलर चाहिए सिर्फ कर्ज की किस्त अदा करने के लिए, सूद की किस्त अदा करने के लिए। कर्ज तो पे ऑफ करना बहुत बात की बात है। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और पीटीआई के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी रखी हुई है कि एक तरफ वैसे गौर साहब ये कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ होंगे, हम हुकूमती उमूर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ शेर अफजल बरबर साहब है या इस किस्म के दूसरे लीडरान है जो कि ये बात करते हैं कि हम सिस्टम को चलने नहीं देंगे। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि इस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि हुकूमत को मईशत ठीक करने के अलावा और कोई टारगेट नहीं दिया गया। वो फैसले जो कि हुकाम बाला तय करेंगे उनको सिर्फ इस हुकूमत से इम्प्लीमेंट करना है। और आई थिंक ये अपोजिशन में बैठी हुई पार्टीज को भी पता है और हुकूमत में बैठी हुई पार्टीज को भी पता है। ठीक, जी जी बिल्कुल ठीक। नवीद चौधरी साहब ये बात वो कहते हैं हुकूमत को एक ही टारगेट है कि अपनी इकॉनमी ठीक करो, बाकी फैसले सारे मुख्तदा करेगी। क्या कहते हैं आप? जी, मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये हुकूमत जो है ये इसमें मैनेजर्स रखे गए। नाम प्राइम मिनिस्टर का है, आप प्राइम मैनेजर कह रहे हैं उनको। औरंगजेब साहब जो हमारे वजीर खजाना होंगे वो एक बहुत बड़े और माहिर बैंकर हैं, आईएमएफ से वो डील करेंगे। और उसके बाद ज़ाहिर है जिस मादे से निकल गए थे, पीटीआई की हुकूमत ने उसको बल्कि उसकी खिलाफवर्जी कर दी थी, बहुत ही खतरनाक हद तक चली गई थी वो। तो वो ये सारी चीजों को ब्रिज करेंगे। और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, आसिफ जरदारी साहब भी मैनेजर ही हैं हमारे सदन में बैठे हुए। जो एस्टैब्लिशमेंट कहेगी वो वही करेंगे। कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कोई नजर में आया भी तो बड़ी जल्दी वो रिजॉल्व हो जाए। देखें, एक पार्टी जो सिंध से भी आउट होती नजर आ रही थी, बाद में उसको ना सिर्फ सिंध मिल गया, बलूचिस्तान मिल गया, बल्कि वफाक मिल गया। तो बहुत सारी चीजें वो मान कर आई है। इसी तरह से नून लीग जो है बहुत सारी चीजें उन्होंने मानी हुई है। तो ये हल्की फुल्की जो नौकरियों ये शायद चलती नजर आए। कानून साजी वही होगी जो पहले तय कर दिया जाएगा। कोई अनोखा या नया कानून आने वाला नहीं है। जैसे इन्होंने अमेंड करना है अभी मिलिट्री कोर्स का लाभ, वो हो जाएगा आराम से। पीपल्स पार्टी ना कहती रहे रजामंदी लोग पीछे हम इसके खिलाफ हैं, वो करेंगे। 9 मई के वाकयात के बारे से अगर सेक्रेटरी ने फैसला कर लिया है कुछ हमने करना है तो ये सारे उसी लग पाएंगे। तो ये सारे मैनेजर्स हैं। और मैं साहब की बात को सेकंड करूंगा कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल हर गुजर दिन के साथ बढ़ता जाएगा। ठीक बात। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन कराम और आखिरी सेगमेंट में कोशिश करते हैं कि अगर कोई नतीजा निकल सकता तो नतीजा निकालें, वरना बात इतनी खुलकर सामने आ गई, इतने इशू सामने आ गए हैं कि कम ही इतनी मुख्तसर बहस में आया करते हैं। आखिरी वक्फे की कोशिश करेंगे कि कुछ कंक्लूड कर सकें। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। अब हफीजुल अलाई साहब, अब देखिए बात तो बड़ी समझ आ रही है। एस्टैब्लिशमेंट का भी खेल है, पीटीआई के अपने खेल हैं, पीपल्स पार्टी कुछ गेन कर रही है, मुस्लिम लीग कहते हैं लूज कर रही है। लेकिन जाहिर है कि कुछ उन्होंने भी गेन किया होगा, कुछ उन्होंने भी लूज किया होगा। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है कि पीपल्स पार्टी भी मुक्तदा से पूछे बगैर कुछ करती नहीं है। एक बार उन्होंने सादम लिया था, मुल्क छोड़ना पड़ा, और उसके बाद जब आए हैं तो बस मिलजुल के चलते हैं, बाकी मामला वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। उन्होंने सुबह बलूचिस्तान मांगा, उन्होंने कहा ठीक है, रातों रात एक बंदा उधर भेजा, और एक ही बंदे का फर्क है, वो उनको दे दिया गया। और मुस्लिम लीग को भी गालबन शराइत मानना पड़ी मुक्तदा की कि हुकूमत लेनी पड़ेगी और इन शराइत पे लेनी पड़ेगी। क्या नजर आता है आपको इस सारे खुलासे में? मुख्तसर तौर पर आप बयान करिए कि इस मामले को
आप आगे चलता हुआ कैसे देख रहे हैं? मिस्टर, मुझे जरा प्लीज, मेरा ख्याल है कि हम जो जिन इशू में जेर बहस रहे, उससे ज्यादा एक अहम चीज मेरे ज़हन पे थी, जो मेरा ख्याल था कि किसी मौके पे वो दरमियान में फिट इन करूंगा। मुझे सिर्फ वो कहने दें, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे अगर एक आध मिनट ज्यादा भी लग जाए प्लीज, तो मुझे इजाजत दे देंगे 2-2.5 मिनट की बात करने की। देखिए जी, इस मुल्क का जो क्राइसिस है, पहली बात है मीर साहब, मेरा रोना एक अरसे से है कि ये मुआशी मसला नहीं है हमारा। मैं सर पीट जाता हूं। मुझे यकीन जानो कि मैं आपको, आपके पास प्रोग्राम में टाइम नहीं है। जब मुझे किसी ने बताया कि फलां 50 अरब डॉलर आ रहे हैं और फलां जगह जितने आ रहे हैं, तो मैंने कहा जी आप 200 अरब डॉलर लाके मुल्क चला के दिखा दें। हमारा मसला सिर्फ सियासी अदम इस्तेकाम है। मुआशी अदम इस्तेकाम या बुरहान ने जो सियासी अदम इस्तेकाम की कोख से जन्म लिया है। ये मैं पिछले पता नहीं कितने 2015-16 से, जब से ये पीपल्स पार्टी और एमक्यू के खिलाफ कराची में कैंपेन चली थी, तब से मैं इनको हाथ जोड़ता रहा, इनके आगे जो लोग काम करने वाले थे, कि खुदा के वास्ते मुल्क को कहीं चलने दें, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो आ रही है इसके अंदर से जो आपकी मुआशी जो स्टेबिलिटी आएगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके लिए और मेरे जो भाई हैं, वो हकीकत है कि उसके ऊपर गौर करें कि ये इस मुल्क का अलमिया क्या है। आप देखें कि 1970 से लेके 2024 तक हमने 12 इलेक्शंस करवाए हैं। हर एक कितनी बदकिस्मत कौम है कि जो इलेक्शन जो करवाया है वो हमारे मुल्क में एक बुरान देखी गया है। 1970 का इलेक्शन पाकिस्तान तोड़ गया। 1977 का इलेक्शन आपके सामने, आप उस तहरीक कैसा थे, हम आपके शान बशाना आपकी रहनुमाई में वो तहरीक चला रहे थे। फिर उसके बाद आप ये देख लें कि 2018 का इलेक्शन कराया आपने, जो कि सबके आपने कहा पा लिया, फाइनली जो अचीव करने कर लिया। 2019 का हम कभी जिक्र नहीं करते कि 5 अगस्त 2019 को हमारा सकूत कश्मीर हुए और इंडिया इतनी, उनको पता था कि पाकिस्तान अब बिल्कुल बेबस है और उसे तिलमिला सकता है, आइडिया कर सकता है। आप अंदाजा लगाएं कि ऐसा बदकिस्मत मुल्क होगा कि 12 इलेक्शन में से एक का नाम बता दे कि जैसे हमारे मुल्क में बुरहान नहीं पैदा किया। क्या कोई ऐसे इलेक्शन भी देखे? हमने तो ये सुन रखा था और क्या हम कहते थे, और आप लोग इस बारे में आप लोगों की उम्र खर्च हो गई है कि मुल्क को इंतखाब दो ताकि स्टेबिलिटी आए और सुकून है। यहां इंतखाब जब भी आया, पाकिस्तान जो है एक नए से नया बुरहान का शिकार हो गया, ज्यादा तकसीम का शिकार हो गया। 70 की दहाई की तकसीम और थी, 80 की और थी, मुशर्रफ की और थी, आज और है, 10 साल बाद और होगी। लेकिन एक भैया आखिरी बात, जो नस्ल आज जवान हुई है ना, ये एक नया जो इसमें तड़का लगा है, इस नस्ल ने पाकिस्तान में, मैंने और आपने नहीं रहने, इन्होंने 40-50 साल रहना है। अब ये इन खसलतों के साथ जब 40-50 साल करेंगे, तो ये जो बच्चे बैठे, ये सानिया जैसे बच्चे बैठे हैं, मुझे तो तरस आता है कि ये किस दोज़ख में न जाकर जिंदगी गुजारनी है कि सोसाइटी जो है उसके जो अपने डायनेमिक्स है, उसके जो अपने इंपैक्ट्स है, उसे पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचाती है। ठीक बात है, ठीक बात है। सना मिर्जा साहब, ये तो कहते हैं कि जमहूरियत ने हमें, जब मुझे भी सन 70 में यही ख्याल हुआ था, सॉरी सना, मुझे किया कि नहीं जमहूरियत के खिलाफ हो जाओ। मैं खिलाफ अब भी नहीं हूं, पहले भी नहीं था, लेकिन सवाल कई उठते हैं कि ये कौन सी जमहूरियत हमारे मुल्क में आती है जिसके नाम पर हम मुल्क तोड़ देते हैं या मुल्क को खराब कर देते हैं। क्या कहेंगे आप इस सूरत पे? मीर साहब, पहले तो ये कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब मेरे उस्ताद हैं, वो जो मर्जी नाम ले ले, मैं उनके हर नाम को जो है वो मोर देन वेलकम कहूंगी, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन देखिए, बात ये दुरुस्त है, जो जहर हम अपने माशरे में इस वक्त घोल रहे हैं, वो जहर अब से कुछ सालों बाद, नजर तो अभी से आना शुरू हो गया, लेकिन कुछ सालों बाद आप देखिएगा कि वो अपनी ऊंचाइयों को कैसे छूता है। मेरा ख्याल ये है कि ये बात दुरुस्त है कि हमारा मैं इसमें सिर्फ 2 सेंट्स अपने ऐड करना चाहूंगी नियाजी साहब की बात में। हमारा असल मसला शायद करप्शन भी नहीं है, हमारा असल मसला शायद एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, हमारा असल मसला शायद सियासी या माशी भी नहीं है। हमारा असल मसला यह है कि हम झूठ बोलती हुई कौम है। हमें झूठ बोलना पसंद है, हम ओहदों पे बैठकर झूठ बोलते हैं, हम गलत काम करते हैं उसको डिसओन करने के बजाय उसको ओन करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं। हम ओहदों से हट के किसी भी शोबे में आप चले जाएं, हम अपने ओहदे, अपने रुतबे, अपने काम के साथ सिंसियर नहीं है। मैं कहूंगी चाहे आप सियासी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप माशी से रखते हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक, चाहे दुनिया की किसी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, लेकिन हम वो कौम बन चुके हैं जो ना खुद काम करती है और ना किसी और को काम करने देना चाहती है।
اگر ہم صرف اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے، عام پاکستانی ہو یا کوئی عہدے پر بیٹھا ہوا وزیر اعظم ہو، لیکن اگر ہم اپنے کام کے ساتھ اگر آنےسٹ ہو جائیں تو میرا خیال ہے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. چین اگر زوال سے عروج پر گیا ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے گیا ہے. تو آئی تھنک یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں کم از کم پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھیں. افواج پاکستان بھی اگر پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھیں، وہ جو ان کے مختلف کاروبار چل رہے ہیں ان کو بند کر دیں کچھ وقت کے لیے، فوکس یہ کریں کہ ان کا اصل ایجنڈا کیا ہونا چاہیے. جو سیاسی جماعتیں یہ اپنی کرپشن اگر بند کر دیں، ایک دوسرے کے حوالے سے جو لیگ پولنگ ہوتی ہے اس کو ختم کر دیں، تو آئی تھنک بہت سی چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک بات ہے جی، ٹھیک بات ہے. بہت کم ہے، مجھے نویز چوہدری صاحب کے پاس بھی جانا ہے اور سلمان عابد صاحب کے پاس بھی. نویز چوہدری صاحب کیا آپ کیا فرمائیں گے اس صورتحال پر؟ یہ نقشہ بالکل ایک کہانی دوسری شروع ہو گئی ہے. دیکھیں، یہ جو کچھ ہم کرتے آ رہے ہیں اس کا منطقی نتیجہ اسی منظر کی صورت میں سامنے آ رہا تھا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم نے بویا وہی کاٹ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے. بہت ساری چیزوں کو وہ SIFC کے تھرو چلائیں گے. معیشت ان کے کنٹرول میں ہے. باقی پارٹیاں ان کے معاون کے طور پہ کام کریں گی. جن لوگوں نے سرکشی دکھائی ہے ان کے متعلق اسٹیبلشمنٹ نے جو پلان تیار کیا ہوا ہے، یقیناً اس میں کچھ رہتے بھی ہوں گی، کچھ سختی بھی ہوگی، وہ بھی چلے گا. ساتھ ساتھ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا، معیشت آگے بڑھے گی. لیکن اب وہ جو رجیم ہے، جمہوریت تو یہ ہے برائے نام رہ جائے گی یہاں پر. کیونکہ دیکھیں، جمہوریت کو ڈیمیج کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے 2011 میں پوری طاقت کے ساتھ، پوری طاقت اور پورے وسائل کے ساتھ جو تجربہ شروع کیا تھا، وہ اپنے جو زہرناک بیج ہے وہ پورے پاکستان کے اندر بکھیر چکا ہے. اس کو بھی سمیٹنا ہے اور معاملات کو بھی چلانا ہے. تو یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا آگے. ٹھیک بات جی. سلمان عابد صاحب بات کو کنکلوڈ کیجیے. معاملہ آپ کی بالا آپ کی کورٹ میں ہے. بات یہ میر صاحب، آپ اس ملک میں سیاست کو آزاد کریں، اس ملک میں شفاف الیکشن ہونے دیں، عوامی مینڈیٹ کی بنیاد پہ حکومت آنے دیں. یہ جو مداخلتوں کا کھیل ہے سر، اسٹیبلشمنٹ ہے نا. دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ کو یہ ذات سمجھنی ہوگی نا کہ اگر آپ نے مداخلت اور یہ جو ہائبرڈ قسم کے نظام چلانے ہیں تو اس میں 50 الیکشن بھی ہو جائے مسئلے کا حل نہیں ہے. اور یہ جو ابھی نویز چوہدری صاحب نے کہا کہ 2011 میں جو سسٹم شروع ہوا، اور بھائی ہم نے تو 1990 کی دہائی میں ISI فنڈڈ پروجیکٹ دیکھا تھا PMLN کے IGI کی شکل میں. وہاں سے بھی کھیل شروع ہو چکا تھا. اس لیے وہ پیپلز پارٹی کی دشمنی میں شروع ہوا تھا. اس لیے تانے بانے کوئی 2011 سے نہیں بنے، یہ اس سے پہلے کے تانے بانے ہیں جو پاکستان کے اندر سیاست آزاد نہیں ہو رہی، جمہوریت آزاد نہیں ہو رہی، انتخابات آزاد نہیں ہو رہے، آپ کا نظام آزاد نہیں ہو رہا. تو جب آپ اس طرح کا نظام چلائیں گے تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا جو اس وقت ہو رہا ہے. سلمان عابد صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ اسی سیاست کے چکر میں ہم نے ملک توڑ دیا تھا. تو سر اب آپ وہ غلطیاں نہ دہرائیں نا جس سے ملک ٹوٹا ہے. اب آپ وہ کچھ کرنے کی کوشش کریں جس سے ملک بنے، ملک جڑے. اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں نا. اگر نہیں سیکھنا چاہتے تو پھر یہی حالات ہوں گے جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں. نہیں، میں دوسرے اینگل سے کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی سیاست کی. وہ بھی غلط ہے نا. دیکھیں نا، سیاسی جماعتیں بھی سیکھیں گی، سیاسی جماعتیں بھی سیکھیں گی، اسٹیبلشمنٹ بھی سیکھے گی. سب کو اپنی اپنی غلطیوں کا اعادہ کر کے آگے بڑھنا ہے نا، تبھی تو وہ راستہ نکلے گا. صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سلمان عابد میرا بالکل بہت پیارا بھائی ہے، میں ان کا مداح ہوں، لیکن ذرا خوبرے ہم سے تھوڑا گلا بھی سن لیں کہ کون سا سیاستدان ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ وہ مطالبہ کر رہے جو میں یا سلمان عابد کر رہے ہیں. کیا عمران خان کر رہے ہیں جنہوں نے سپٹمبر میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن آفر کر دی تھی؟ لیکن کرائسس ہمارے سیاستدانوں کا یہ ہے کہ وہ انہوں نے رخ کو ایک ہی بندے نے اٹیمپٹ کی تھی، اور وہ 20 اکتوبر گجرانوالہ کے جلسے میں 2020 میں نواز شریف نے کہا تھا کہ میرا عمران خان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میرے مجرم جو ہے جنرل باجوہ اور فیض حمید ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی تو ان کو جو سزا ملی یا ملتی رہے گی وہ تو علیحدہ بات ہے. لیکن یہ جو ہم جو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، یا تحریک انصاف نے جو اچھے بچوں والا رول ادا کر لیا ہے، تو یہ جب تک یہ سیاسی جماعتیں کوئی ایسا یکسو ہو کہ ایسا رول ادا نہیں کرتی بجائے ایک دوسرے کے خون کے پیاس ہونے کے، تو یہ ان کو صرف یہی ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ایک خود فریبی کا شکار رکھیں گے. وگرنہ تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے انہیں سے تو امید لگا رکھی ہے. صاحب آ گئی. اب سلمان عابد صاحب اپنی بات کو کنکلوڈ کریں کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. دیکھیں، میرا نقطہ نظر یہی ہے جو بات ابھی خود حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اگر پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ کسی نقطے پر اتفاق کریں گی
तब इस्टेब्लिशमेंट के रोल जो है वो पीछे की तरफ जाएंगे और सियासत और जमहूरियत का रोल आगे निकलेगा। लेकिन अगर हर किसी ना किसी जमात ने किसी ना किसी वक्त में एक इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी के तौर पे रोल प्ले करना है तो वो फिर मसला हल नहीं होगा बल्कि मसले में और ज्यादा बिगाड़ पैदा होगा। एक बात है, सियासी जमातों को मैच्योर होना पड़ेगा, पुख्ता जहन के साथ उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट या मुक्तदरा की गोद में बैठने की बजाय, उनके कदमों में गिरने की बजाय उनको इस बात पर कायल करें कि मुल्क की बेहतरी इसी में है कि सच्ची जमहूरियत, सही जमहूरियत, दुरुस्त इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात, साफ इंतखाबात लेकर आए जिसको सब तस्लीम करें और इसके नतीजे के तौर पर मुल्क की गाड़ी आगे चले। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।